नमस्ते बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। और उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक तो है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा बच्चों क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना है और इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं और उसको आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, जिससे कि आप अपने स्कोर में इजाफा कर पाएं और आप अपने रैंक को इंप्रूव कर पाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लेते हैं जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों आपने देखा होगा कि जब कोई रॉड है और रॉड के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के कारण वो जो है उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। बच्चों रॉड के ऊपर जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें उस ऑब्जेक्ट में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ले आता है। तो बच्चों जो रॉड होती है उसके अंदर एक एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और जो एनर्जी स्टोर हो जाती है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों जो एनर्जी स्टोर्ड है इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो energy stored due to deformation of body is termed as elastic potential एनर्जी। बच्चों ये जो एनर्जी स्टोर हो जाती है डिफॉर्मेशन के कारण, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों ये जो डेफिनेशन है इसके बाद अगर इसके डेरिवेशन की बात करें तो हमने बच्चों ये तो समझ लिया है कि एक वायर जो है स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है और जो वायर होता है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। तो जो स्प्रिंग का जो फार्मूला है, स्प्रिंग का जो बच्चों फार्मूला है वो क्या है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बच्चों जो है स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब बच्चों यहां पर हमने जो है जो के है बच्चों, हमने के को जो है निकाला हुआ है, ये है हमारा वाई ए अपॉन एल। ये बच्चों हमारा जो है हमने इसको जो है निकाला हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बच्चों के की वैल्यू हमको पता है, चेंज इन लेंथ हमारा जो है डेल्टा एल है। तो बच्चों यहां पर हम जो है इसको इस तरीके से लिख देंगे, हाफ के की जगह पे लिख देंगे वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों इसको हम जो है हमने के की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब बच्चों यहां पर देखना कि यहां पर हमने ऊपर और नीचे एल से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, वाई ए एल अपॉन एल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। यहां पे बच्चों लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई एल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों इस तरीके से हमने एल से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों ये जो
एल है, एल मतलब क्या होता है बच्चों, ये एरिया है, ये लेंथ है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो जो ए एल है बच्चों, इसको हम जो है लिख देंगे वी। तो इसको अगर हम वी लिखेंगे और यू के नीचे लेके आएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यू अपॉन ए एल को हम लिख देते हैं बच्चों वॉल्यूम। और यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ वाई, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो जाएगा, इस तरीके से फार्मूला जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों ये जो फार्मूला है यू अपॉन वी, ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और बच्चों इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ वाई, और बच्चों डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर है, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा स्ट्रेन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है हमारा फार्मूला एक आ गया एनर्जी डेंसिटी का। ये बच्चों हमारा फार्मूला आ गया जो है एनर्जी डेंसिटी का। अब बच्चों इसमें हम एक चीज और ये कर सकते हैं कि y इक्वल टू बच्चों क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, हाफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो बच्चों स्ट्रेन से स्ट्रेन कट जाएगा, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये बच्चों आएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये बच्चों जो है हमारा जो है दूसरा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि इसको हमने लिख दिया स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और बच्चों यहां पर ये तो बच्चों फार्मूले आ गए एनर्जी डेंसिटी के। तो बच्चों ये तो दोनों फार्मूले हैं, इसको आपको याद करके रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको एक दो चीजें कुछ दे दी जाएंगी और आपको तीसरे टर्म के बारे में पूछा जाएगा। तो बच्चों ये हो गया अपना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों जो हमारा जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब बच्चों जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसमें बच्चों क्या है कि एक मशीन आती है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। बच्चों जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको एक मशीन देखने को मिलेगी जिसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये बच्चों फुली जो है ऑटोमेटेड होती है और इसमें आप इस तरीके से देखेंगे कि कोई रॉड है और रॉड को हमने उस मशीन में लगा दिया और उसके ऊपर हमने वेट हैंग कर दिया, तो उसका जो चेंज इन लेंथ है, जो स्ट्रेन है बच्चों, उसका एक ग्राफ जो है उसमें जो है ड्रॉ हो जाता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि इस मशीन में आपको सिंपल सा आपको एक
रॉड को अगर आपने हैंग किया और उसके ऊपर वेट आपने अप्लाई किया, तो वेट के अकॉर्डिंग उस पर एक जो है चेंज इन लेंथ के अकॉर्डिंग एक ग्राफ जो है बच्चों जो है शो होता है। तो बच्चों मान लो कि कोई रॉड है, ये बच्चों कोई रॉड है और रॉड के ऊपर जब हमने कोई फोर्स लगाया तो बच्चों ये पहले ऐसे से पतला हो जाता है और उसके बाद जो है बीच में बच्चों ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बच्चों, ये एक नेक की तरह जो है फॉर्म हो जाता है। अब बच्चों जो नेक फॉर्मेशन होता है, ये बच्चों जो डक्टाइल मटेरियल्स रहते हैं, ये जो है जो डक्टाइल मटेरियल रहते हैं बच्चों, उसमें जो है नेक फॉर्म होता है। और इसके बाद बच्चों क्या होता है, जब ये डक्टाइल नेचर के कारण इसमें नेक फॉर्म होता है, इसके ऊपर जब और अधिक फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो है ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम जो है इसके ग्राफ को बनाएं, इधर बच्चों हमने लिया स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे और जो है वाई एक्सिस पे हमने लिया, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को लिया और वाई एक्सिस पे जो है हमने लिया स्ट्रेस को। तो बच्चों हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बच्चों ये मान लो कि ये हमारा जो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो है हमारा एक वायर है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो वो एक लीनियर वे में जो है उसकी लेंथ में जो है चेंज आता है। अब बच्चों ये जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट बच्चों ए है, इसके बाद अगर हमने जो है फोर्स लगाया तो वो क्या होता है, थोड़ा सा जो है बच्चों कर्व फॉर्म में आ जाता है। और बच्चों ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट जो बी है बच्चों, इसको जो पॉइंट ए है, ए को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इसको बच्चे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और बच्चों जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब बच्चों ए को हमने बोला जो है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और बी को बोला इलास्टिक लिमिट। अब बच्चों आपने देखा कि बी के बाद अगर हमने फोर्स को हटाया तो वो जो शेप है उसका वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। पर बच्चों इसके बाद अगर हमने जो है एक फोर्स को लगाया तो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। और बच्चों कहां तक बढ़ता है, ये पॉइंट हो गया अपना सी और इसको बोलते हैं बच्चों यील्ड पॉइंट। यील्ड मतलब बच्चों क्या होता है, बहना। इसके बाद जब बी के बाद जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहां पर बच्चों क्या होता है, वहां पर जो चेंजेस इन लेंथ होता है वो वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है। इसमें जो है मटेरियल अपने एक्चुअल लेंथ, जो उसका लेंथ होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में जो उसकी लेंथ में चेंज हो रहा था उससे ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। और बच्चों पॉइंट सी के बाद आने के बाद वो ऑब्जेक्ट, वो जो बॉडी है वो थोड़ा सा ऐसे नेक कर्व टाइप का बनाता है और उसके बाद ऐसे जो है फ्लो होने लगता है। अब बच्चों ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये जो रहता है इसको बोलते हैं बच्चों, जो है ये जो पॉइंट जहां से नेक फॉर्म होता है इसको बोलते हैं अपर, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। और जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं और इस पॉइंट को बच्चों जो डी पॉइंट है इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। अब बच्चों ये जो नेक फॉर्म होता है, नेक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहां पर स्ट्रेस कम हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि कोई मटेरियल तो प्योर होता नहीं है और उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो होती हैं। अब जब इम्प्योरिटीज होती हैं तो वहां पर उस जो मटेरियल लगता है उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगता है वो स्ट्रेस जो है कम फील होता है। स्ट्रेस कम फील होने के कारण वो थोड़ा नीचे आता है और कुछ समय के बाद
वो इफेक्ट कम हो जाता है, वापस वो जो है मटेरियल जो है उसकी लेंथ जो है बढ़ने लगती है। तो बच्चों ये आपने देखा कि ये जो कर्व है इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को दिखाया गया है। अब बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको दो कर्व दे दिए जाएंगे और आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है और कौन सा कम इलास्टिक है। तो बच्चों इसके बेसिस पे आप जो है क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। आपको ये पता चल गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो पॉइंट्स रहते हैं जिसमें वो लेंथ की चेंजेस होती है वो उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं। और ये बच्चों ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के थ्रू आपको ये भी पता चल रहा है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद जब जो कर्व जो है नीचे की तरफ जो है झुक रहा है तो उसका रीजन क्या है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया कि कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो एरिया है ये एरिया का जो है रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, तो उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज के कारण वो जो कर्व थोड़ा नीचे की तरफ झुकता है, वहां पे स्ट्रेस कम होता है और उसके बाद वो कर्व वापस जो है स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। तो बच्चों आज आपने जो है दो कॉन्सेप्ट को जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझा और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझा। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।